हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम दिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने लेखपाल के फॉर्म को फिल कर दिया होगा। दोस्तों, कल यानी कि 28 जनवरी को इसकी लास्ट डेट थी और अब ये फॉर्म भरना बंद हो चुका है। अब आप केवल इतना कर सकते हैं कि आपने फॉर्म में कोई भी गलती की है तो उस गलती को सुधार कर सकते हैं, यानी संशोधित कर सकते हैं। तो संशोधन की तिथि स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कल 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 4 फरवरी तक आप इसका संशोधन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके लेखपाल के फॉर्म में कुछ ऐसे पॉइंट जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, इन्हें मिस कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, अगर आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर आप मान लो आपका लेखपाल के एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हो जाता है, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्हें कौन कौन से पॉइंट है जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे और जिन्हें आप गलत कर देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। दोस्तों, और नेक्स्ट हम बात करेंगे EWS कैटेगरी वालों को इसमें क्या क्या फिल करना है। तो इन चीज़ों को आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, किसी कैफ़े पे बिना जाए। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आप कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम लास्ट में ये बात करेंगे लेखपाल का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। इन सारे पॉइंट को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको पॉइंट ध्यान देना है। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो एक बार अपने फॉर्म को एडिट करके देखें, उसमें देख लें एक बार क्या क्या आपने गलती की है। तो जिसमें सबसे पहली गलती आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी का नाम और पिता के नाम की स्पेलिंग। दोस्तों, ये हो सकता है इन चीज़ों पर हर कोई ध्यान दे, लेकिन जरा सी दिक्कत की वजह से आगे आप बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। मान लो अभ्यर्थी का किसी का नाम और पिता का नाम में मान लो कहीं मान लो नीरज लिखा हुआ है, किसी का नाम नीरज है, तो हो सकता है यहाँ पर ए की जगह ई लिख दे। इन चीज़ों पर आप ध्यान ना दें, या डबल ई की जगह NIRA जिस तरह से लिख दे। तो इन चीज़ों पर हो है तो छोटी बात है, लेकिन अगर आप इसमें गलती कर देंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। एक बार अपने फॉर्म अगर आपने सही फिल किया, फिर से आप एक बार चेक करें, सारे पॉइंट को एक बार चेक कर लें, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। तो इन चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान आए। चलिए, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसे तो चलो हर कोई चेक करेगा। जो मैं नेक्स्ट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ उन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहले आती कैटेगरी। तो कैटेगरी को आपको एक बार ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी कैटेगरी सही है, जनरल है, OBC है, SC है या ST है। तो मान लो आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप गलती से OBC भर दिए तो इसे एक बार ज़रूर चेक कर लें, या OBC के हैं, SC ST भर दिए हैं तो इसके भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इससे दिक्कत आ जाए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या क्या फॉर्म भरना होता है। दोस्तों, जो आपको EWS सर्टिफिकेट होता है तो उससे आपको 3-4 डिटेल भरना होती हैं। सबसे पहले इसमें डिटेल आती है, जो EWS सर्टिफिकेट होता है इसका नंबर। तो इस पर एक नंबर दिया होता है, उस नंबर को आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपको एक चीज़ भरना होती है, इसकी डेट, ये कब जारी किया गया है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान देना है, एक तो नंबर, दूसरा क्या है डेट, ये कब जारी किया गया है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये किसके द्वारा जारी किया गया। तो जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होता है कि ये लेखपाल के द्वारा जारी किया गया है, कानूनगो के द्वारा जारी किया गया है, या तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है। तो इसको आपको ज़रूर इसमें लिखना है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। ये 3 चीज़ें EWS कैटेगरी में आपको फिल करना होती है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आपने इन चीज़ों में ज़रा सी गड़बड़ी कर देंगे तो हो सकता है EWS कैटेगरी से जो आपको मिलने वाला लाभ है ना मिले। तो इसे आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और एक बार फॉर्म को एडिट करके ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से अगर आप लेखपाल के एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं, जब भी आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो क्या चीज़ है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यह है इंटरमीडिएट की डिटेल। अब आप कहेंगे ये क्या है। दोस्तों, आप सब जानते हैं लेखपाल के लिए जो क्वालिफिकेशन है तो वो कितनी है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें इंटरमीडिएट डिटेल में क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले ये इसमें सन, यानी कि किस वर्ष में आपने इंटरमीडिएट इंटर किया है। तो आपको ध्यान रखना है ईयर, यानी किस सन में आपने इंटर को किया है, तो वो उसे एक बार आपको चेक करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करना है रोल नंबर। दोस्तों, अगर आपने रोल नंबर में ज़रा सा भी गड़बड़ कर दी तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आप फॉर्म पेपर देने के बाद अगर पास भी हो जाएंगे तो आपको जॉइनिंग वॉइनिंग कुछ नहीं मिलने वाली। रोल नंबर को एक बार ज़रूर चेक कर लें, और अच्छी तरीके से चेक कर लें कि आपने रोल नंबर में ज़रा सा, अगर मान लो किसी का रोल नंबर के आगे 0 लगाया और उसने 0 नहीं लगाया तो 0 भी उसे लगाना ज़रूर पड़ेगा। तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। उसके बाद आपको क्या करना है चेक, अगर मान लो आपके परसेंटेज के हिसाब से हैं
तो आपको परसेंटेज लिखना है, और आपका ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम लिखना है। तो इस चीज़ को भी एक बार ज़रूर चेक कर लें दोस्तों। इंटर की डिटेल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, अगर ऐसे आप गलत भर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने घर पर ही अपने मोबाइल फ़ोन से बिना कैफे में जाए किस तरह से इस फॉर्म की में इतनी चीज़ों को डिटेल को अपने आप ऐड कर सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल लेना है और फिल कर लेना है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना है अपने मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप मोड पर। तो आप इस पर पहुंच जाएंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन सबमिशन, नेक्स्ट है आपको नो योर स्टेटस, और तीसरा है आपका एग्जामिनेशन इंटरव्यू। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं नो योर स्टेटस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इधर इस साइड में देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का ये डैशबोर्ड। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पैड रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आप पैड का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप लॉगिन हो जाएंगे। अगला है आपका व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। इससे क्या है, जो आपने लेखपाल का फॉर्म भरा है तो उससे के रजिस्ट्रेशन से आप लॉगिन हो जाएंगे। चलिए मैं पहले पैड वाले पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहले आपको पैड रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर चूज़ करना है, जो आपका जेंडर है मेल या फीमेल। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो यस करेंगे, और नहीं रहने वाले हैं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेना, जिस भी कैटेगरी के आप हैं, और ये वेरिफिकेशन कैप्चा को इसमें फिल करेंगे। गो टू प्रीसीड करेंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा तरीका आपका ये है कि आप जो आपने लेखपाल का फॉर्म भरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से क्लिक करेंगे। चलिए इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ से जो आपने लेखपाल का फॉर्म भरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे और ये वेरिफिकेशन कैप्चा को फिल कर देंगे। दोस्तों जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड नज़र आता है, ये इस तरह का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्ट एप्लीकेशन, यानी आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है इनिशियल डिटेल फील्ड, तो इसमें आपको देख सकते हैं। अगला है आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, अदर डिटेल। तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं मॉडिफाई एप्लीकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आसानी से अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आप जित हो सके तो पहली बार में ही मॉडिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा आप इस पर क्लिक कर कर अपने एग्ज़ाम फॉर्म को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आपकी कोई डिटेल हैं सारी आप एक बार नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको जो भी आपको इनकरेक्ट लगती है उसे आप फिल करेंगे। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने तरीका बताया, आप मोबाइल फ़ोन से खुद ब खुद इन चीज़ों को एडिट करके भर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम और पिता के नाम की स्पेलिंग, कैटेगरी को देखना है, जनरल OBC ST ST को देखना है, EWS की डिटेल देखना है, और इंटरमीडिएट की डिटेल को देखना है। ये चारों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू हो जाएँ, मतलब सही तरीके से देख लें, उसके बाद आप एडिट करके भर लें। खुद भर लें, कैफे पर जाने की ज़रूरत नहीं, जैसा मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखपाल का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। दोस्तों ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में कि आपको पढ़ाई में भी दिक्कत आती होगी कि एग्ज़ाम कब होगा। जैसा कि आप सबको पता है, फॉर्म संशोधन की तिथि कितनी है, 28 जनवरी से 4 फरवरी तक आप अपने फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं। अब 4 फरवरी के बाद इसकी जो बिल्कुल डेट खत्म हो जाती है, मतलब फॉर्म से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाता है स्क्रूटनी का, यानी छटनी का, कि लेखपाल का एग्ज़ाम किस किस लोगों को देना, कह सकते हैं शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा लेखपाल के लिए। अब वो बाद में पता चलेगा कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा, कितने परसेंटाइल वालों को मौका नहीं मिलेगा, ये सब कहना जल्दबाजी होगी। तो इसके लिए आप ध्यान रखें। मान लो 4 फरवरी को सब कुछ खत्म हो जाता है तो मान सकते हैं 2 वीक, 2 सप्ताह का टाइम लगेगा किसमें, स्क्रूटनी में, यानी छटने में। तो इसमें आप 15 दिन ऐड कर लेते हैं। अगर मान लो आपका 20 फरवरी तक अच्छी तरीके से ये छट के आपको सामने कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि इतनी तारीख तक ये, मतलब ये सारा 20 फरवरी तक अगर सारा ये हो जाता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। तो मान सकते हैं 1 महीना इसके प्लस कर लेते हैं। तो ये अगर यूपी के अंदर चुनाव भी हैं, चुनाव के दौरान तो एग्ज़ाम होना मुश्किल है, लेकिन उसका यूपी के चुनाव का रिज़ल्ट 10 मार्च को आने वाला है। 10 मार्च के बाद आप 10 से 15 दिन मान सकते हैं। तो लगभग आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 20 मार्च के बाद ही होना है।
तो आप मान के चलें और अपनी तैयारी को भी इसी तरह से जारी रखें कि आपका एग्ज़ाम 20 मार्च के बाद ही होने की संभावना है। दोस्तों, जो जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं खूब अच्छी तरीके से पढ़ें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में एकदम ये लगे कि टाइम बहुत जल्दी बीत गया। अभी आपकी पढ़ाई इस तरह हो भी नहीं रही है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जो ग्रामीण प्रवेश की वीडियो डाल रहा हूँ उस पर भी व्यूज़ आपके बता रहे हैं कि आप पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हें अच्छे से करें। तो आपको अभी से ध्यान देना है बहुत अच्छी तरीके से सभी सब्जेक्ट पे, हिंदी हो, मैथ हो, या फिर जीके हो, या ग्रामीण प्रवेश हो, सब पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। आप मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम 20 मार्च को हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।